हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। वहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की चर्चा की थी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को मेटल कॉम्प्लेक्सेस में समझाने के लिए चयन नियम बनाए गए। उन चयन नियम यानी सिलेक्शन रूल्स की आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा बिंदु है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं चयन नियम या वर्ण नियम। देखिए, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझाने के लिए दो सिलेक्शन रूल दिए गए। पहला सिलेक्शन रूल था लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, और दूसरा सिलेक्शन रूल था स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। अब हम इन दोनों ही सिलेक्शन रूल की डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल की। देखिए, सिलेक्शन रूल चयन नियम हमें क्या बताते हैं? चयन नियम हमें यह बताते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो किन ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन कर सकता है, अर्थात कि किन ऑर्बिटल्स के अंदर किया गया ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होगा, अनुमत संक्रमण होगा, और किन कक्षकों के मध्य किया हुआ जो संक्रमण है, ट्रांजिशन है, वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, वर्जित संक्रमण होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैपोर्टे सिलेक्शन रूल की। तो देखिए, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल सबसे पहले हमें क्या कहता है? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल यह कहता है कि केवल वे ही ट्रांजिशंस अलाउड होंगे, केवल वे ही ट्रांजिशंस अलाउड होंगे जिनमें सममिति का परिवर्तन हो जाता है, अर्थात सिमेट्रिक चेंज हो जाती है। केवल वही ट्रांजिशंस क्या होंगे? अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। अब सममिति परिवर्तन का क्या मतलब है? देखिए, अर्थात हम ये कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन जीरेड कक्षक से जीरेड कक्षक में ही जा रहा है, या फिर अनजीरेड से किस में जा रहा है? अनजीरेड कक्षक में ही अगर वो प्रवेश कर रहा है, तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, देखिए, ये जीरेड और अनजीरेड के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो जीरेड से जीरेड में और अनजीरेड से अनजीरेड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये जो ट्रांजिशंस होंगे, ये ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। फॉरबिडन मतलब वर्जित संक्रमण होते हैं, और किसके अकॉर्डिंग होते हैं? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। जबकि जिनमें सममिति का परिवर्तन हो जाता है, जिनमें सममिति का परिवर्तन हो जाता है, उसके अंदर, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यदि जीरेड से अनजीरेड में जा रहा है, यानी G2U जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन U से किस में जा रहा है? G में जा रहा है। अनजीरेड से किस में जा रहा है? जीरेड में जा रहा है। तो वो संक्रमण लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगे? अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। अब देखिए, यहां पे
हम ये भी कह सकते हैं इनको समझ करके कि जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड वाला मैंने कहा कि अलाउड ट्रांजिशन होगा, जी से जी अर्थात जीरेड से जीरेड और अनजीरेड से अनजीरेड में जाने वाला जो संक्रमण होगा वो क्या होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। अब हम ये भी कह सकते हैं अर्थात वे ट्रांजिशन जिनमें सब्सिडरी क्वांटम नंबर में अगर एक की कमी या वृद्धि होगी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर L में अगर एक की कमी या वृद्धि होगी, वही ट्रांजिशंस क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यदि डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस क्या हो, 1 हो, तो वही संक्रमण क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस। देखिए डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है, मैं ये कहूं कि यदि इलेक्ट्रॉन एस से किस में जा रहा है, डी में जा रहा है सीधा ही, तो एस से डी में जाने पर सीधी 2 की वृद्धि हो रही है, या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन डी से डी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी से डी में जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस से एस कक्षक में ही जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस से सीधा ही किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, सॉरी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डी से एस में जा रहा है, ये हम कह रहे हैं। या हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन यदि पी से किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, तो यहां पर डेल्टा एल का मान या तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है इन दोनों केसेस में, और यहां इलेक्ट्रॉन ये जो डेल्टा एल का मान है इसमें 1 से ज्यादा की वृद्धि हो रही है, तो 1 से ज्यादा यहां हमें डेल्टा एल का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये इस तरह के जो भी संक्रमण होंगे ये लैपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। लेकिन यदि मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एस से किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एस से यदि पी में जा रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि डी से किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, या फिर मैं यूं कहूं वापस से कि पी से किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन पी से किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एस से पी में इलेक्ट्रॉन जाने पर डेल्टा एल के मान में 1 की वृद्धि होगी, डी से पी में इलेक्ट्रॉन जाने पर 1 की कमी होगी, पी से डी में जाने पर इलेक्ट्रॉन में डेल्टा एल के मान में 1 की वृद्धि होगी, और यहां पी से एस में जाने पर 1 की क्या होगी, कमी होगी, किसमें, डेल्टा एल के मान में। तो इसलिए ये वाले जो ट्रांजिशंस होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे अलाउड ट्रांजिशंस, यानी अनुमत संक्रमण, हिंदी में कहते हैं इनको अनुमत संक्रमण। तो देखिए इस प्रकार से यदि इस प्रकार के कोई संक्रमण हो रहे इलेक्ट्रॉनों के, तो लैपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये वाले फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे और ये वाले अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। ये बात थी किसकी, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, स्पिन सिलेक्शन रूल की। स्पिन सिलेक्शन रूल हमें क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल नंबर 2, देखिए यहां पे जैसा कि हमें नाम से दिखाई दे रहा है स्पिन, इसका मतलब यहां पर निश्चित रूप से स्पिन से या चक्रण से संबंधित कोई ना कोई बात होगी। क्या बात होगी, देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल यह कहता है
कि केवल और केवल वे ही ट्रांजिशंस अलाउड होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात स्पिन के मान में देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो जो ट्रांजिशंस होंगे वो क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। अर्थात मैं यूं कहूं कि अगर स्पिन के मान में परिवर्तन नहीं आता है, स्पिन के मान में परिवर्तन मीन्स कि एस के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा, वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। अब देखिए यहां स्पिन का मान किस किस चीज को प्रभावित करता है। स्पिन का मान देखिए, यदि हम कहें कि स्पिन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। मल्टीप्लिसिटी के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। मल्टीप्लिसिटी हम कहते हैं m से डिनोट इसको करते हैं, और मल्टीप्लिसिटी को हिंदी में कहते हैं बहुकता। और मल्टीप्लिसिटी किससे जुड़ी हुई है, स्पिन से जुड़ी हुई है, क्योंकि m बराबर होता है 2s+1, जो कि हम आगे जब हम ग्राउंड स्टेट निकालना सीखेंगे, टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे, उस समय आपको बताया जाएगा कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, और उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। तो यहां पे देखिए अगर स्पिन के मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है, तो स्पिन के मान में परिवर्तन से मल्टीप्लिसिटी भी परिवर्तित होती है। और इस स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि स्पिन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिसिटी के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार से तो ये क्या कहता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम मल्टीप्लिसिटी वाले कक्षकों के मध्य में ट्रांजिशंस हो रहे हैं, सेम मल्टीप्लिसिटी रखने वाले कक्षकों के बीच में यदि ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो वो तो होंगे क्या, अलाउड ट्रांजिशंस। और यदि सेम नहीं है, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी रखने वाले कक्षकों के मध्य में यदि ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 होगा, यानी स्पिन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो ट्रांजिशंस क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस कहलाएंगे। जबकि हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होने पर ये ट्रांजिशंस क्या कहलाएंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहलाएंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहलाएंगे। अब देखिए, अर्थात हमने कहा कि डेल्टा एस बराबर 0 होने पर अलाउड ट्रांजिशन होगा, जबकि डेल्टा एस इज नॉट इक्वल्स टू 0 होने पर यह ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो अब देखिए यहां पे हम इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि हम यहां पर ले रहे हैं एक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, D2 विन्यास ले रहे हैं। तो देखिए इस D2 विन्यास से संबंधित, इस D2 विन्यास से संबंधित कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। D2 विन्यास की कुछ टर्म्स कौन कौन सी होती है, एनर्जी टर्म्स बोलते हैं इसको। एनर्जी टर्म्स होती हैं इसकी 3F, 3P, 1G, 1D और एंड एक होती है 1S। और इनमें से ये वाली जो टर्म होती है 3F, ये टर्म होती है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म 3F। अब देखिए ये 3F, यहां पर ये जो 3 और 1 लिखा हुआ है, ये यहां पर किसको डिनोट करता है, ये मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है। अब देखिए यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन 3F से किस में जा रहा है, 3P में जा रहा है, तो ये वाला यहां पर मल्टीप्लिसिटी का मान इसमें 3 है और इसमें भी क्या है,
3 है। इसका मतलब 3f से अगर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। ये ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन 3f से किस में जा रहा है, 1g में जा रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन 3f से किस में जा रहा है, 1d में जा रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन 3f से किस में जा रहा है, 1s में जा रहा है, तो ये सारे के सारे ही ट्रांजिशंस कैसे होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। तो यहां पे चूंकि स्पिन का मान परिवर्तित हो गया है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी का मान भी क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। और मैंने कहा कि मल्टीप्लिसिटी का मान परिवर्तित हो जाने पर ट्रांजिशंस कैसे होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। अर्थात देखिए, यदि हम यूं कहें, यदि हम यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3t1g से किस में जा रहा है, 3t2g में जा रहा है, और दूसरा हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन 3t1g से किस में जा रहा है, 2t2g में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो देखिए यहां पे 3t1g से इलेक्ट्रॉन अगर 3t2g में जा रहा है तो मल्टीप्लिसिटी का मान सेम है, और यहां मल्टीप्लिसिटी का मान क्या है, परिवर्तित है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम मल्टीप्लिसिटी वाले में जा रहा है तो ये ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। जबकि ये जिसमें मल्टीप्लिसिटी का मान परिवर्तित हो गया है, वो ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। अब देखिए वास्तव में ये जो नियम है, स्पिन सिलेक्शन रूल है, यही नियम ऑर्गल डायग्राम का आधार भी होता है, जो कि हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। यही नियम ऑर्गल डायग्राम का भी आधार होता है। अब देखिए आगे, ये बात थी सिलेक्शन रूल की। किसकी बात की हमने, सिलेक्शन रूल की। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिसका अभी आपको अंदाजा लगेगा। मैंने एक टर्म काम में ली थी जिसको मैंने कहा था जीरेड और अनजीरेड। तो हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जीरेड एंड अनजीरेड ऑर्बिटल्स। देखिए किसको हम जीरेड कहेंगे और किसको हम अनजीरेड कहेंगे। जीरेड को हिंदी में कहते हैं समकक्षक और अनजीरेड को हिंदी में कहते हैं विषम कक्षक। अब देखिए एक चीज होती है यहां पर प्रतिलोमन बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। उस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, देखिए यहां ध्यान से कि यदि, सिंपल समझिएगा पहले कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। यदि हम बात करें किसी भी कक्षक की, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये मैंने गोलाकार कक्षक बनाया है। निश्चित रूप से गोलाकार सममिति किसकी होती है, एस कक्षक की गोलाकार सममिति होती है। हम ये भी जानते हैं कि यहां पर इनका जो नाभिक होता है, वही नाभिक इनका क्या होता है, प्रतिलोमन बिंदु होता है। अब देखिए यहां पे इस एस के अंदर मान लीजिए सभी जगह पर क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि, और ये तो एक तरह से क्या है, इसमें अदिशात्मकता का गुण पाया जाता है। अदिशात्मकता का मतलब कि इसमें कहीं भी कोई तरंग फलन का चिन्ह फिक्स नहीं होता है। जबकि हम लोब वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, उनके अंदर हमें तरंग फलन के चिन्ह भी निश्चित मिलते हैं। तो देखिए जैसे सपोज अगर मैं बात करूं आपसे d की, तो d को आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं,
इस तरीके से आप डी ऑर्बिटल बनाते हैं। एक में आप क्या लिखते हैं, प्लस, और दूसरे में माइनस, और इसमें प्लस और इसमें भी माइनस। यदि मैं बात करूं आपसे पी कक्षक की, तो ये आप बनाते हैं इस तरीके से पी कक्षक, जिसमें एक में क्या लिखते हैं, प्लस साइन, और दूसरे में माइनस साइन। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वो बिंदु होता है जहां से मान लीजिए हम किसी भी तरंग फलन के चिन्ह से या किसी भी बिंदु से यदि हम चलते हैं, कहां, पीछे की ओर, बैक डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं, मान लीजिए यहां से हम क्या चल रहे हैं, यहां चल रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां आए हैं, तो देखिए यहां से हम फिर मान लीजिए अगर यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां उल्टा जा रहे हैं, मतलब एकदम उल्टा, इधर से इधर चल लीजिए चाहे इधर से इस तरफ चल लीजिए, हमें साइन क्या मिल सकते हैं, सेम मिल सकते हैं। तो अगर हमें साइन सेम प्राप्त होता है तो वो कक्षक क्या कहलाता है, सम कक्षक कहलाता है, जीरेड कक्षक कहलाता है। जबकि देखिए यहां पे मैंने आपको कहा कि ये इसका नाभिक है, इस कक्षक का ये नाभिक है। यदि मैं यहां पर इस वाली लोब के किसी भी बिंदु से वापस पीछे की तरफ चलता हूं और पीछे की तरफ चलने से नाभिक से होता हुआ गुजरता हूं और नाभिक से होता हुआ गुजरता आगे चलता जाता हूं, तो क्या मुझे वही तरंग फलन का चिन्ह प्राप्त हो रहा है क्या? बिल्कुल मुझे वही तरंग फलन का चिन्ह प्राप्त हो रहा है। जबकि यहां पे यदि मैं मान लीजिए किसी भी बिंदु से पीछे की तरफ चलता हूं, बैक, और केंद्र से होता हुआ गुजर रहा हूं नाभिक से, तो निश्चित रूप से मुझे यहां भी वही तरंग फलन का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यदि हमें वही चिन्ह प्राप्त होता है तो वो कहलाता है जीरेड कक्षक या सम कक्षक। और यदि यहां पे मैं बात करूं, ये इसका नाभिक है और मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैं इस लोब के किसी भी बिंदु से अगर मैं पीछे की तरफ चलता जाता हूं इस तरीके से, और अगर मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूं केंद्र से, तो क्या मुझे वही साइन प्राप्त हो रहा है क्या? मुझे साइन वो प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर इस तरफ से चलूंगा तो इस तरफ आना पड़ेगा, तो भी मुझे वो साइन वापस से, वो तरंग फलन का जो साइन है वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। वेव फंक्शन का जो साइन है वो मुझे वहां से प्राप्त, वो वाला नहीं हो रहा है। तो जिसमें वेव फंक्शन का साइन मुझे प्राप्त नहीं होगा उस कक्षक को मैं क्या कहूंगा? जीरेड कक्षक कहूंगा। तो ये बात थी किसकी? डिटर्मिनेशन ऑफ जीरेड एंड अनजीरेड ऑर्बिटल्स की, जिसमें मैंने आपको जीरेड और अनजीरेड के कक्षकों के बारे में विस्तार से बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑर्गल डायग्राम। थैंक यू।